नमस्कार साथी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आप एक बार YouTube चैनल विचार प्रवाह में। तो साथियों, आपसे जुड़ने के लिए फिर से मैं तैयार हूँ। तो विषय जैसा पिछले वीडियो में बताया था, तो मेरा विषय आगे रहेगा परामर्श, यानी कि काउंसलिंग बेस। तो साथियों, जैसा कि मुझे एक सब्जेक्ट मिला था, उस पर मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो विषय मिला था मुझे एक दर्शक की तरफ से, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ। तो साथियों, इस पर मैं कुछ बिंदुओं पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये विषय वैसे काफ़ी गंभीर भी है और काफ़ी बड़ा भी है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक या दो वीडियो में मैं इसमें आपको जानकारी पूरी देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्जेक्ट वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ और काउंसलिंग सेशन 1 इसको मान के चलें। तो आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कोशिश करें पति पत्नी दोनों बैठ के देखें। तो इस वीडियो में आपको दोनों की एक साथ चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला बिंदु मेरा, विवाह है क्या, मैरिज है क्या। एक छोटे से बिंदु पर आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। आप साथियों, इसको इंडियन कल्चर, भारतीय पक्ष के रूप में यदि देखना चाहें तो विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है, एक संस्कृति से हमारे 16 संस्कार जो बनाए भारतीय परंपरा के अनुसार, उसका एक हिस्सा है। और एक हिस्सा ही नहीं, इसका एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है, महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। तो सबसे पहले हम देखें, इस बिंदु पर चर्चा करें। दो व्यक्ति या वर वधू विवाह के पूर्व की मानसिकता क्या होनी चाहिए, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, वैसे तो ये हमारे भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है और एक सामाजिक आवश्यकता भी है, सामाजिक एक बंधन है। और समाज के संचालन के लिए विवाह परंपरा या विवाह व्यवस्था ये शुरू से ही चली आ रही है। तो अब इसमें देखने वाली बात ये है कि हम उस परंपरा को निभा तो रहे हैं साथियों, विवाह परंपरा को निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे, वो पहले भी निभाई जा रही थी। लेकिन इस परंपरा में क्या बदलाव आए, क्या सोच में अंतर आया, क्या जो विवाह में बदलने जा रहे होते हैं बच्चे और बच्चियां, वो क्या लेके विवाह के पहले आते हैं और क्या विवाह के बदलने के बाद वो करते हैं, इस सब पे फोकस डालना जरूरी है। विवाह एक संस्कार है, एक परंपरा है, सामाजिक व्यवस्था है, आप उसको कुछ भी माने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे साथी ये हो जाती है कि जो विवाह बंधन में बंधने जाने वाले वर वधू हैं, लड़के लड़की हैं, उनकी जो मानसिक दशा है, मानसिक मनोवृत्ति है, उस पर गौर करना जरूरी है। क्योंकि उसको समझे बगैर इस परंपरा को हम न समझ पाएंगे, ना इस परंपरा को बराबर निभा पाएंगे, ना इस परिवार संस्था या समाज के ढांचा जो बनाया था हमारे भारतीय मनीषियों ने, भारतीय विद्वानों ने, उस परंपरा को निभाना जितना आज कठिन हो रहा है, वो आगे जाके और भी कठिन हो सकता है। तो इसमें मेरा लड़का लड़की दोनों से ही इस वीडियो में आग्रह है, हो सके तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। शादी हो गई हो तो देखें, शादी होने वाली हो तो देखें, पूरा देखें और कुछ समझने की कोशिश करें। इसमें कहीं कोई गलत जानकारी नहीं होगी, जो वास्तविकता है वही बताएगी। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ साथियों, कि आपकी मानसिकता शादी के पहले क्या है। अब इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो विवाह बंधन है, हंसी मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है, ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। एक सिर्फ समाज की संरचना की, परिवार की संरचना का एक मूलभूत आधार है, बेस है, एक ऐसी नींव है जिस पर आने वाले परिवार और समाज की पीढ़ियां भवन तैयार होने वाला है। तो अब इसको गंभीरता से वैसे लेना चाहिए।
आजकल परंपरा बन गई है कि शादी को ऐसे हल्के फुल्के ढंग में लड़के लड़कियां ले लेते हैं, एक नए तरीके से बस खुशी खुशी के वातावरण में उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर गहराई में उसमें जाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो 1-2 दिन का समय ऐसा निकालें लड़के लड़की, यदि गंभीरता से विवाह के पूर्व इस पे विचार करें कि हम विवाह में बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को भली भांति एक बार सरसरी नज़र से गौर कर लें। कोई बताने समझाने वाला नहीं हो तो आप किसी जानकार व्यक्ति से या किसी किताबों के माध्यम से समझ लें कि आखिरकार ये विवाह है क्या। ये खाली दो व्यक्तियों का मिलन, दो व्यक्तियों का संस्कार नहीं है। ये अपने भारतीय समाज की जो परंपरा थी उसमें दो परिवारों को विलय भी था। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये छूट रही है आज। लड़का भी इसको देखे और लड़की भी गौर करे। दो व्यक्तियों का आत्मीय मिलन तो है, साथ साथ जो दो परिवारों का विलय जो होता था उसी को विवाह माना जाता था। इसको एक दूसरे रूप में लेते हैं कि एक पुत्री का पिता और एक पुत्र का पिता है। जब पुत्री का पिता कन्यादान करता है, कन्या का दान करता है, ये वर्ड जोड़ा गया था तो इसलिए जोड़ा गया था कि वो दान तो कर रहा है लेकिन साथ साथ उससे वर से पूरा वचन भी ले रहा है। वहीं वधू अपने आप को वर पक्ष के हवाले तो कर रही है लेकिन अपनी कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को भी एक्सेप्ट करती है। ये इसका मूल आधार है। क्या आधार है कि कन्या का पिता कन्यादान कर रहा है तो कन्या का उत्तरदायित्व इनके ऊपर है, वर पक्ष के ऊपर, और वधू का उत्तरदायित्व है कि वो वर पक्ष के व्यक्तियों को एक्सेप्ट करे, अपना माने, उसको अपने व्यवहार में उसमें विलय करने का प्रयास करे। तो वो वास्तविक कन्यादान का स्वरूप होता था। अब ये 2 लाइन से याद रखें यदि बच्चे बच्चियाँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वैसे 50% लोग तो इस चीज़ों को समझते हैं, यदि नहीं समझते तो समझने की पहले प्रयास करें कि हम जिस परिवार में जा रहे हैं वो परिवार पहले पराया था, वो अब अपना हो रहा है। क्योंकि वर पक्ष भी यही देखेगा, वर पक्ष को भी यही देखना है कि जिस घर से हम कन्या ला रहे हैं उस घर की जो स्थिति है वो अब पराई नहीं रही, परिस्थिति वो पराई नहीं रही, वो परिस्थिति हमारी है। ऐसी कन्या भी सोचे कि वर पक्ष, मेरे पति के पक्ष की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो अब उसकी पराई नहीं रही, वो मेरी है। तब जाके बराबर ये विवाह का बंधन, गठबंधन होता है। तभी हमारे समाज की, परिवार की मजबूत नींव पड़ती है जब ये दोनों विचारधाराएं जाती हैं। नहीं तो विवाह को हल्के फुल्के ढंग में, धूम धड़ाके में कर लेना और फिर इन चीज़ों को भूल जाना, ये सारी विडंबना का कारण है। 2 लाइन तो हैं। वर समझे वधू के परिवार को कि अब ये पराया नहीं रहा, मेरा हो गया, और वधू समझे वर के परिवार को कि ये पराया नहीं रहा, मेरा है। बस जब मेरा सोच लिया, मेरा समझ लिया तो सारी समस्या समाधान। जब तक वो परायापन रहेगा तब तक ही समस्या है। उसके उदाहरण मैं देता हूँ आपको। किसी व्यक्ति को भूख लगती है, मान लीजिए खाने की इच्छा होती है, मान लीजिए घर में कुछ नहीं बना के रखा हुआ है, सब सूना पड़ा है, मतलब एक चीज खाने की नहीं बनी हुई। जब खुद को भूख लगती है तो क्या करेगा व्यक्ति? अपने पेट के लिए जाएगा, बनाएगा, खाएगा ना। और इसी जगह हमारा भाव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए होता है तो हमको आलस आएगा, संकोच आएगा, शर्म भी आएगी, या फिर हो सकता है क्रोध भी आए कि हम सामने वाले के लिए क्यों बनाए, वो भूखा है, हम थोड़ी भूखे हैं। तो यही बात होती है। जब दूसरे परिवार में जाते हैं तो उसको अपना समझेंगे, तो उसकी परेशानी अपना समझेंगे तो खुद से आगे आके हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमें भूख लगी तो हमें अपने खाने बनाने से कुछ संकोच होता है क्या? नहीं होता है। कोई शर्म आती है क्या? नहीं होता है। कोई डर लगता है क्या? नहीं लगता। तो ठीक ऐसे ही ये है, वधू हो या वर हो,
जब वो परिवार को अब सहित अपनाता है, अपनाती है वधू और वर दोनों अपना, तो क्या है, ये भेद खत्म हो जाता है। ये मेरा है, मुझे भूख लगी है, मुझे करना है, इसके लिए किसी कहने की जरूरत नहीं है, किसी सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना जहाँ आ जाती है, वहाँ वर वधू का जो मिलन होता है, परिवारों का मिलन विलय होता है, वहाँ सारी समस्याओं की जो जड़ है वो कुछ खत्म ही हो जाती है। लेकिन जहाँ भेद ये शुरू होता है, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। बस इतना सा, ज़्यादा डीप में जाने होती नहीं। वर वधू के संस्कार, भारतीय संस्कार यही कहते हैं, 16 संस्कारों में, इसलिए इसको एक मुख्य पड़ाव बोला गया है। एक लाइन में बोल देता हूँ कि ये दो व्यक्तियों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन ही नहीं, दो परिवारों का विलय होता है भारतीय कल्चर के हिसाब से। यदि इसको मानते हो तो ठीक, और नहीं मानते हो तो फिर समस्याएं आएंगी आएंगी, उससे आप कैसे बच नहीं सकते। चाहे वो वधू समझे या वर समझे, दोनों समझे तो ज़्यादा अच्छा है। तो साथियों, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ये बात हो गई। अब दूसरी समस्या क्या है, वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है। वर्तमान में एक्चुअली में क्या है, विवाह एक एग्रीमेंट जैसा हो गया है। संस्कार और थिंकिंग, भावनाएं, वो सब पीछे छूट गई हैं। कोई इतना गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता उन चीज़ों पे। बस जो जो उसमें विवाह कर लिया, कोई उत्तरदायित्व समझे ना अधिकार समझे, अधिकारों को बस समझ लेता है, उत्तरदायित्व को तो नहीं समझता कोई। तो ये एग्रीमेंट जैसा हो गया है। सारी समस्या इसलिए है कि वर और वधू दोनों ही विवाह को एक एग्रीमेंट समझते हैं। कैसे शुरुआत हुई इसकी मैं बताता हूँ। एग्रीमेंट कैसे हुआ, वधू यदि पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब वाली है, तो वहाँ से वो शुरू करेगा कि लड़का भी ऐसे ही चाहिए। तो क्या है, तुलना हो गई, एग्रीमेंट जैसे तो हो गया कि वधू यदि 1 लाख रुपए कमा रही है तो वर भी 1.25 लाख वाला मिलेगा, तो हम शादी करेंगे, नहीं तो लड़की हमारी बैठी रहेगी। ये क्या है, ये एग्रीमेंट ही तो है। ऐसे ही वर यदि अच्छा कमाने वाला है, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो भी लड़के बैठ जाता है, नहीं मेरी लड़की चाहिए तो इतनी पढ़ी लिखी चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। ज़्यादा मिल गई तो और दिक्कत हो जाती है। वो भी, ये क्या है, ये भी एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो आधुनिकता का जो हावी हुआ, ये चीज़ हुई है स्टेटस ने सारी चीज़ों को दबा दिया है। स्टेटस के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो सारी समस्या वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो शादी को एक एग्रीमेंट बना देती है। इसी के बीच में दहेज भी आ जाता है कि मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है तो इतना दहेज चाहिए। फिर बेटी भी समझती है कि मैं इतना दहेज लेके आई हूँ, तो फिर मैं क्यों सुनूँ उनकी, क्यों दूँ। तो ये विवाह को कुल मिला के एग्रीमेंट बन जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है, एजुकेशन से, फिर होती है नौकरी से, पैसे से, पर बीच में दहेज आ जाता है। तो कुल मिला के विवाह संस्कार ना होकर एग्रीमेंट हो जाता है। आप सोच लीजिए, जो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट है, वो तो कभी भी टूट सकता है, वो तो संस्कार बना ही नहीं। तो जब शादियों विवाह एक संस्कार बना ही नहीं, भारतीय परंपरा अनुसार वो रहे ही नहीं, तो फिर उसकी मजबूती की कैसी कामना की जा सकती है, वो मजबूती की ऐसी कैसा उस पर विश्वास किया जा सकता है। उसमें और एक चीज और जुड़ गई आजकल, खूबसूरती, सुंदरता। सुंदर चाहिए, लड़का सुंदर, लड़की भी सुंदर, स्मार्ट। ये भी क्या है, ये भी एग्रीमेंट है, ये संस्कार नहीं है। वधू सुंदर तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए, लड़का सुंदर तो लड़की भी सुंदर होना चाहिए। ये भी सब ऊपरी चीजें हैं, व्यवहारिक कुछ नहीं है। तो ऐसी सब ऊपरी वातावरण से बनते बनते वैवाहिक एग्रीमेंट बन गया है, वो सारी समस्या गुजर गई है। जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, ये विवाह परंपरा का जो बेस है वो कभी समाप्त नहीं होगा। अब मैं आज की वीडियो में आज यही समाप्त करता हूँ। अब मैं इसके थोड़ा और डीप में जाके बताऊंगा कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई और इसका समाधान कहाँ से होना है। आप गौर से देखेंगे वीडियो को तो बराबर समझ में आएगा, और मैं कुछ गलत बोलूँगा तो आपको खुद ही लग जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो साथियों, जुड़े रहिए मेरे वीडियो चैनल से, विचार प्रवाह से देखते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।